जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है ना आज। टेंसेस सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दो ही वर्ड आना चाहिए। क्या? दो वर्ड। एक होना चाहिए टाइम और एक होना चाहिए एक्शन। प्रेजेंट टेंस में ही ताकत है, उसी पल में ताकत है। जो आप आज करोगे उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ऐसे कहा जाता है ना, अभी तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो स्टडीइंग इंग्लिश, तो स्टडीइंग आईएनजी देखकर तुम समझ गए कि भाई हाँ अब हो रहा है। तो टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टाइमिंग का आइडिया लगता है। अब देख रहे हो कितनी लाइंस बनानी पड़ रही है, देख पा रहे हो कि नहीं? तो हेंस ये टोटल कितनी लाइंस है? 12। कोई काम ठीक से हो गया तो परफेक्ट, ठीक से नहीं हुआ तो इम्परफेक्ट, अभी भी चल ही रहा है तो इम्परफेक्ट टेंस में तो बोल सकते हो। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चा लोग? तो वक्त आ गया है ग्रामर का। जी हाँ, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है ना आज। जी हाँ, इतने सारे बच्चे मैम ग्रामर कब पढ़ाओगे, मैम ग्रामर भी पढ़ाओगे क्या? मैम ग्रामर हमसे नहीं हो पा रही है। लगती आसान है बट होती नहीं है। देखा जाए तो एक एक नंबर का ही सवाल आना है, पर इस एक नंबर का जो खौफ है ना मैम, हम बता नहीं सकते कितने ज्यादा है। सो टुडे वी विल बी कवरिंग 2 टॉपिक्स ऑफ ग्रामर विच आर कमिंग इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। एंड रिमेंबर बच्चा लोग कि यही सेम टॉपिक्स क्लास 10th में भी आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 9th में आप इन पर अच्छी खासी पकड़ जमा ले, ताकि 10th में आपको चीजें आसान लगे और इनके रिगार्डिंग ज्यादा टेंशन ना हो। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टेंसेस एंड मॉडल्स। टेंस जब शुरू होने लगता है ना तब तक तो ठीक लगता है, बट जब टेंसेस आ जाते हैं ना, एक से ज़्यादा जब टेंसेस आ जाते हैं और जब टेंसेस के क्वेश्चंस आने लगते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। मॉडल्स भी काफ़ी इजी है देखा जाए तो, दोनों ही टॉपिक्स आप अपनी अर्लियर क्लासेस में कर चुके हो, बट फिर भी व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए बच्चे घबरा जाते हैं। सो डोंट वरी, नो फियर, डरने की क्या बात जब पूजा मैम है आपके साथ, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सो हम इन दोनों टॉपिक्स को दोनों तरीके से करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को याद करने के फॉर्मेट में और एक एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स एंड थियरी। ओके, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, थियरी पढ़नी पड़ेगी बेटा जी। तो आपको सारी थियरी मैं प्रोवाइड करूंगी ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छे से थियरी पढ़े, एग्जाम्पल्स देखें। बेटा ग्रामर को सफिशिएंट टाइम दोगे तो ग्रामर में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तुक्के से, कॉमन सेंस से हम देख लेंगे, पड़ोसी से पूछ लेंगे, इस एटीट्यूड से चलोगे तो बात नहीं बनेगी। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स विल बी हैव टू गो थ्रू द थियरी वंस। जितने एग्जाम्पल्स करोगे, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना फायदा हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे अच्छे खासे सवालों के साथ। तो अभी अपनी जिम्मेदारी है पूरी थियरी को डिटेल में समझ लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में अपने दिमाग में फिट कर लेना। चलिए लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हम शुरू करेंगे टेंसेस के साथ। टेंसेस टोटल 12 टेंसेस होते हैं बेटा। तो मैं क्या करूँगी, सारे 12 टेंसेस को आपको समझाऊंगी, उनके यूजेस हम देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से दिमाग में फिट कर पाएँ। वही बारी आई मॉडल्स की। हमारा मॉडल्स भी हमारे 12 से 13 मॉडल्स हैं जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। इन सभी मॉडल्स को हम फिनिश करेंगे और फिर जैसे लगे कि हाँ हमें समझ आ गया है, फिर हर मॉडल का आपको यूजेज और एग्जाम्पल्स, यही एक तरीका है बच्चों, और कोई तरीका नहीं है। और मेरी तरफ से आपको दोनों ही टॉपिक्स में एक सरप्राइज एलिमेंट है जो कि है टेबल्स। मतलब कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा। ओके, सो उन टेबुलर फॉर्म को आप याद करोगे या समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि 12 टेंसेस और अराउंड 13 मॉडल्स करने हैं, तो बिना वक्त गवाए एक एक चीज़ को दिमाग में फिट करते हुए चले जाते हैं। ज़्यादा घबराओ मत, टेक वन थिंग एट ए टाइम। पहले एक को पढ़ो, थियरी पढ़ो, समझो, एग्जाम्पल देखो, फिर थियरी पढ़ो, समझो, एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्चर देखो। आसान है बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चलोगे तो मुश्किल हो सकती है, पॉजिटिवली हमें आगे बढ़ना है। क्लियर एवरीबडी? सो टेंसेस को लेकर, मॉडल्स को लेकर मन में अभी तक कोई भी फियर है तो उसको ऐसे पकड़ो, निचोड़ो और फेंक दो। ओके, सो अभी हम शुरुआत करेंगे, अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। तो शुरुआत जैसे ही कोई वर्ड आता है टेंसेस, टेंसेस सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दो ही वर्ड आना चाहिए। क्या? दो वर्ड। एक होना चाहिए टाइम और एक होना चाहिए एक्शन। अगर तुम कोई मूवी देख रही हो और मूवी में तुम्हें एक पंच मारना है हीरो को, विलन को, अगर उसकी टाइमिंग खराब हो गई और उसके एक्शन में पूरा जितना जोर होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो क्या होगा? कोई असर ही नहीं पड़ेगा विलन पर, है ना। तो हीरो विलन को तभी बढ़िया तरीके से मार पाएगा जब एक्शन सही वक्त पर हो। तो कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ड्स वर्ब्स होते हैं ना जनरली, राइट?
तो वर्ब्स को आपको देखना है। किसको देखना है बेटा जी? वर्ब्स को आपको देखना होगा। सो अपने को एक्शन देखना होगा, क्लियर एवरीबॉडी, वर्ब ढूंढना होगा सेंटेंस में, और टाइम कि ये हुआ कब, ये जो एक्शन है ये हुआ कब हमारे साथ, सेंटेंस में जो हो रहा है ये जो एक्शन है ये कब हुआ। बस इन दोनों ही चीज़ों से टेंस का पता चल जाता है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? तो ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ के और रट के टेंशन नहीं लेनी। मुद्दे की बात यह है, टेंस सुनते ही आपको ये देखना है, मतलब उस टॉपिक में सेंटेंस को पढ़कर कि भाई काम क्या हो रहा है और कब हो रहा है। बस काम क्या हो रहा है और कब हो रहा है, क्या काम है, एक्शन वर्ड आपको वर्ब्स ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और टाइम भी उसके आसपास ही आपको नजर आ जाएगा। तो टेंसेस को टाइम के बेसिस पे ही बहुत ही बढ़िया तरीके से, टाइम के बेसिस पे और एक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। क्या किया गया है? क्लासिफाई मतलब टाइप्स में जिन्हें हम कहते हैं डिवाइड किया गया है। तो उन सभी टाइप्स को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। सो क्लियर एवरीबॉडी, टेंसेस में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक टाइम और एक एक्शन। एक्शन कैसे पता चलेगा? वर्ब की वजह से पता चलेगा। किसकी वजह से पता चलेगा? वर्ब की वजह से। क्लियर एवरीबॉडी? चलो फिर इसी पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, टेंसेस सुनते दिमाग में आपको, अगर हम बात करें टाइम की, टाइम के बेसिस पे 3 डिवीजन है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस में ही ताकत है, उसी पल में ताकत है। जो आप आज करोगे उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ऐसे कहा जाता है ना, टेक वाइज डिसीजंस बिकॉज दीज वाइज डिसीजंस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब फैसले आप सही लोगे। बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। अभी देखोगे तब जाके बाद में कुछ ढंग का देख पाओगे, है ना। सो एज आई टोल्ड यू, टाइम के बेसिस पे देयर आर 3 फॉर्म्स टेकन बाय वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम दिखाने के लिए 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने, ठीक है। कोई चीज किस टाइम पर हुई, ओके। 3 क्लासिफिकेशंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके बारे में हर बच्चा जानता है, 5वीं क्लास में समझ गए थे तुम, ओके। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है, पास्ट वो होगा जो हो चुका है, और फ्यूचर वो होगा जो होने वाला है। तो प्रेजेंट में यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, है ना, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। एंड पास्ट में यू वर एंजॉइंग, और फ्यूचर में यू विल बी गिविंग योर एग्जाम्स, ओके। सो ना, बेसिक लॉजिक, अभी तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो स्टडीइंग इंग्लिश, तो स्टडीइंग आईएनजी देखकर तुम समझ गए कि भाई हाँ अब हो रहा है। पास्ट टेंस, अब आप बोलोगे मैम एंजॉइंग, इसमें भी तो आईएनजी है, फिर फर्क कैसे पता चला? वर, देखो बेटा, वज, वर पास्ट दिखाता है। He was playing football. They were enjoying in the class. और फ्यूचर देखना हो तो विल नजर आ ही गया, हाँ है ना। तो बेटा कई बार क्या होता है, आईएनजी दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है ना। सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सिंपल सी बात है कि एक बेसिक कॉमन डिफ्रेंसिएशन है। बट आगे जाकर और क्लासिफिकेशन होंगे, आगे जाकर और क्लासिफिकेशन होंगे, जो कि है ये ईच ऑफ द 3 टेंसेस, हर 3 में 4-4 क्लासिफिकेशन आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द, ये किस पे होता है, टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन। वो कहाँ हुआ, कोई काम जब हो रहा है ना बेटा, जो कोई काम हो रहा है, तो टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टाइमिंग का आइडिया लगता है। पर वो टाइम अधूरा, काम अधूरा रहा, पूरा हुआ, वो एक्शन के बारे में और डिटेल में समझने के लिए कि वो एक्शन कैसे हुआ, कि भाई अभी भी चल रहा है क्या, हो गया क्या, या अभी अभी हुआ है क्या, या होने वाला है क्या, समझ रहे हो आप। उसे जानने के लिए हमने 4 टेंसेस यहाँ पर ले ली है, ओके। फर्स्ट विल बी इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल, सिंपल या फिर इंडेफिनेट। दूसरा विल बी कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, तीसरा विल बी परफेक्ट, और चौथा विल बी परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो आप, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, 3 और 2 को मिला के चौथा बन गया। इजी है, टेंशन नहीं लेनी। तो आपको याद रखना है सिंपल, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देख रहे हो आप, ऐसे परफेक्ट के आगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लग जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लग जाएगा, ऐसे इंडेफिनिट या फिर सिंपल के आगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लग जाएगा। बस यही खेल है। तो हर में देखा जाए तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के लिए ये 4 हैं। तो 4 फिर से पास्ट में भी,
फिर से फ्यूचर में भी। अब देख रहे हो कितनी लाइंस बनानी पड़ रही है, देख पा रहे हो कि नहीं? तो हेंस ये टोटल कितनी लाइंस है? 12। सो तीनों के लिए 4 चाहिए, ठीक है? सो हाउ मेनी टेंसेस टोटली? 12 टेंसेस। तो हमें 12 टेंसेस को समझना होगा, हमें 12 टेंसेस को समझना होगा। ये हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी बेटा लोग? यस। तो 12 टेंसेस को हम समझें उससे पहले ये जो इनडेफिनेट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये इम्परफेक्ट, जो भी आप बोल रहे हो मैम, इसका मतलब क्या है जरा बता दीजिए। बहुत जरूरी है बेटा इसका मतलब जानना। इनडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल टेंस का क्या मतलब है, ध्यान से जो ये समझ गया ना, कई बार बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं, कई बार बच्चे इस पे फोकस नहीं करते। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का तो मतलब पता है, फिर डायरेक्टली 12 टेंसेस में चले जाते हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है माय डियर लवली स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। इसका मतलब समझो, इस वर्ड का मतलब समझ गए तो सेंटेंस में टेंस यूं पकड़ जाओगे। वर्ड का मतलब नहीं समझे तो दिमाग लगाते रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं। सो इनडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल टेंस की अगर हम बात करें, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर होते हैं ना, उसमें ना डायरेक्टली ये नहीं पता चलता कि एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं, एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं, नहीं पता चलता। इनडेफिनेट इसीलिए इसे कहते हैं सिंपल या इनडेफिनेट, कि भाई पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं, ठीक है? और अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस मतलब चल रहा है, विल बी गोइंग ऑन, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, जो काम हो रहा है, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। कंटिन्यूस का मतलब है एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, बहुत सिंपल है, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। परफेक्ट टेंस, नाम में परफेक्ट आ गया यार। अब एक बात बता, कोई काम ठीक से हो गया तो परफेक्ट, ठीक से नहीं हुआ तो इम्परफेक्ट, अभी भी चल ही रहा है तो इम्परफेक्ट टेंस भी तो बोल सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूस में काम अभी तक चल रहा है, इसीलिए हम इम्परफेक्शन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो जाता है, एक्शन इज कंप्लीट और फिनिश्ड परफेक्टली, अभी अभी अच्छे से काम फिनिश हो गया है, ठीक है? उसे हम परफेक्ट टेंस कहेंगे। इजी। इनडेफिनेट में पता नहीं भाई काम हुआ पूरा कि नहीं, ठीक है? कंटिन्यूस में काम अभी चल रहा है, परफेक्ट में काम खत्म हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस में ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा मुश्किल बच्चों के लिए यही है। द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अब आप बोले मैम कंटिन्यूस परफेक्ट बोला खत्म हो गया, कंटिन्यूस बोलना चल रहा है, ये दो चीजें एक साथ कैसे? परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कोई काम स्टार्ट हुआ, पहले अच्छे से स्टार्ट हो गया, पर अभी भी चल रहा है, परफेक्टली स्टार्टेड बट स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, पास्ट में वो काम चालू हो गया पर अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था बट अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव बीन टीचिंग, कोई काम मैंने स्टार्ट किया और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है बेटा जी? यस। चलिए, सो एक एक करके सभी हम टेंसेस को जानने वाले हैं। क्लियर एवरीबॉडी? सो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसा कोई बच्चा है जो ये नहीं जानता सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ जी, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड बेटा, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। जैसे कि आई टोल्ड हर, तो आई सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट। आई विल गिव यू अ बॉक्स, तो मैं सब्जेक्ट आई और बॉक्स होगा ऑब्जेक्ट। तो सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट इंसान भी हो सकता है सेंटेंस में, कोई चीज भी हो सकती है। बॉक्स सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था, है ना? आई क्या था? सब्जेक्ट था। आप राजेश लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो किसी का, सब्जेक्ट हो जाए। क्लियर? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, हीरो ऑफ द सेंटेंस आप कह सकते हो, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये मेरा तरीका है याद दिलाने का बच्चों को, द टेलर, द डूअर, इसकी जगह हम क्या करते हैं, सेंटेंस का हीरो जिसके बारे में बात हो रही है वही होता है सब्जेक्ट, ठीक है? अब मैं बोलूँ पूजा मैम इज टीचिंग, तो पूजा मैम मेरी बात हो रही है ना, तो मैं हूँ सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है? ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को बनाया जाएगा। अब आप बोलोगे भाई हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो समझ गए, बट ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ होगा भला? तो चलिए जानते हैं यूज कहाँ होगा। तो सबसे पहला यूज है बेटा, इट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अंकरिंग नाउ। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी होना चाहिए, कोई जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। देखिए जरा, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो सिंपल सी बात है, रोज सन राइज ईस्ट से होता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल फैक्ट है, एक जनरल ट्रूथ हम कह सकते हैं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया है। क्या यूज किया है?
सिंपल प्रेजेंट, द सन राइजेस। तो वर्ब पे क्या लग जाता है, एस लग जाता है जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्लेस, डांसेस, राइजेस, ईट्स, समझ रहे हो आप, ऐसे। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली। तुम्हारी कोई आदत हो जो तुम रेगुलरली करते हो, जैसे शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। कोई चीज रेगुलरली हो रही हो तो प्लेज, गोज, देख रहे हो आप, ये देख इटैलिक में मैंने लिखा, शी गोज टू स्कूल रेगुलरली। क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत आसान है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई जनरल फैक्ट हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जो होना ही है, होता ही है रोज। और जैसे कि मैंने कहा हैबिट्स के लिए, ठीक है, कोई काम आप रोज करते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, तो उसके लिए भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो मैं हर आपको टेंस का आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर दे दूंगी और उसका मतलब समझा दूंगी। स्ट्रक्चर दे दूंगी, मतलब समझा दूंगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है और इज, एम, आर कुछ भी लग सकता है, क्योंकि प्रेजेंट है ना। शी इज, आई एम, दे आर, कुछ भी हो सकता है। आप वर्ब लोगे फर्स्ट फॉर्म का, फिर आईएनजी ऐड हो जाएगा, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, एग्जांपल्स देखते हैं, चिंता मत करो। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम अभी स्टार्ट हो और चल रहा है, आई एम प्लेइंग, है ना। देखो, आई एम टीचिंग, द प्रेजेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम। मतलब जब तुमने देखा वो काम कर रहा है, करेंटली टाइम वो चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात है, ही इज प्लेइंग, आई एम टीचिंग, दे आर डांसिंग, कोई काम अब हो रहा हो तो आई एम टीचिंग, ही इज लिसनिंग, दे आर वॉचिंग। समझ लो, अब कोई काम अगर अब हो रहा हो तो मम्मी पापा देख रहे दूर से पढ़ रहा है कि नहीं बच्चा, दे आर वॉचिंग, राइट। सो इस हिसाब से हमें समझना है चीजों को। अब बेटा क्या होता है, कई बार बच्चे ना सेंटेंस बना नहीं पा रहे हैं, तो अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं ना, तो उसके एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर डिक्लेरेटिव है, यू आर प्लेइंग, डिक्लेयर कर रहे हो तुम बात को, अरे वो खेल रहा है, राइट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नेगेटिव में यू आर नॉट प्लेइंग, सिचुएशन की नेगेटिव है तो नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव, आर यू प्लेइंग, सवाल पूछेंगे, आर यू प्लेइंग। नेगेटिव इंट्रोगेशन, आर यू नॉट प्लेइंग। तो बेटा खुद से जब सेंटेंस बनाओगे ना, तब आप चीजों को आसान बना पाओगे। इंटरोगेटिव मतलब सब जानते हैं कि क्वेश्चन पूछना है, नेगेटिव में नॉट लग जाता है ना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में यहाँ पर नॉट भी लगेगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ऐसे जब खुद से तुम सेंटेंसेस बनाओगे तभी चीजों को समझ पाओगे। मैं चाहती हूँ कि हर टेंस में तुम ऐसे सेंटेंसेस बनाओ। सिंपल प्रेजेंट में बना ही नहीं सकते, क्योंकि भाई सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम बोल ही रहे हैं कि रेगुलर हैबिट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, जनरल ट्रूथ्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, तो वहां पर ये नहीं आएगा। अभी बाकी सब टेंसेस में आप ये चारों सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे खुद से सेंटेंसेस बनाओगे तभी टेंस में क्लैरिटी आएगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हर टेंस में आप खुद से सेंटेंस बनाओ, खुद अपने दिमाग ले आओ, खुद अपने वर्ब्स चुनो, तो इजी रहेगा, चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट, कोई काम अच्छे से हो गया भाई। और एक बात याद रखना, कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, मैम हैज कहाँ यूज होता है, हैव कहाँ यूज होता है। सबको पता होगा हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। शी इज डांसिंग, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, सिंगुलर, एक लड़की की बात कर रहे। अब हैज क्या होगा, देख इस सेंटेंस को, शी हैज डन इट, शी हैज डन इट, कोई काम उसने कर दिया। दे हैव डन इट, उन लोगों ने। तो सिंगुलर और प्लूरल का यही फर्क है, सब सेम है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ताकि क्योंकि हैज और हैव यहाँ पर लगते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होता है बेटा, ठीक। तो हैज और हैव परफेक्ट की जगह तुम्हें नजर आएगा। परफेक्ट मतलब हैज और हैव, ये याद रखना। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ जाओगे, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। सब्जेक्ट एज इट इज लग जाएगा, हैज और हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि काम हो गया ना बेटा, फिनिश हो गया ना अभी। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स दैट एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट हैड जस्ट बीन कंप्लीटेड, खत्म हो गया, तो ईडी तो लगेगा ही। वॉश्ड है ना, स्पोक, स्पीक का स्पोक, समझ रहे हो आप।
तो पास्ट में आप यूज करोगे चीजों को, ठीक है। अब बात करो दे हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा यहाँ, ठीक है। कोई काम फिनिश हो गया ना अच्छे से, इसलिए। क्लियर एवरीबडी? आई होप नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस आई हैव प्लेड, नेगेटिव आई हैव नॉट प्लेड, इंट्रोगेटिव हैव आई प्लेड, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैव आई नॉट प्लेड। तो सेंटेंस का आप लॉजिक समझ रहे हो, कोई काम अगर अच्छे से हो जाता है तब हम ऐसे इसको यूज करते हैं। क्लियर एवरीबडी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए हैं? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, अच्छे से परफेक्टली स्टार्ट हो गया था, इट हैव स्टार्टेड, बट अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैंने स्टार्ट तो किया पर मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ। सो दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट इज यूज्ड, समझ लो, अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये तब यूज होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी चल रहा है। क्लियर एवरीबडी? तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस दिखते ही तो आईएनजी लगेगा, ये तुम्हें पता ही है ना। और अगर हमें आईएनजी लगाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, डांसडिंग नहीं होता, डांसिंग होता है ना। तो V1 लगेगा यहाँ पर। और जब कोई काम अच्छे से परफेक्टली हो गया तो हैज और हैव आना चाहिए, परफेक्टली अभी भी चल रहा है ना स्टार्ट होने के बाद भी, इसीलिए बीन आ गया है यहाँ पर। हैज और हैव बीन, दे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लॉन्ग, बहुत वक्त से सिखा रहे पढ़ाई, सिंस 1991, ऐसे आप ईयर दे सकते हो। ओके, सो ये स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट करो। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो समझ जाओगे खेल को। एग्जाम्पल देखो, वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। सवाल पूछना हो, हैव वी बीन प्लेइंग, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हैव वी नॉट बीन प्लेइंग। तो बेटा ये हैव वी नॉट, ये जो वर्डिंग है ना, इसी का खेल है सारा। सही जगह पर सही वर्ड लग जाए तो बात बन जाए। समझ रहे कि नहीं हम लोग? इजी पीजी है, हाँ है ना। तो बेटा क्या है ना, जैसे ही तुम स्ट्रक्चर समझे, उसका मतलब समझे, एग्जाम्पल्स देखो। स्ट्रक्चर मतलब एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर मतलब एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि कोई काम अच्छे से शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, फिर आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकेले के नहीं, सभी का एक बढ़िया सा टेबल मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो। तो मैंने ऐसे ही 4 टेंसेस हो गए हैं, बाकी 8 टेंसेस में भी हमने यही किया है, आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, फिर उसका मतलब समझा दिया है। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, कोई भी चीज़ है पास्ट में हुई है, द सिंपल पास्ट इज यूज एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई है तब हम यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, चलिए। क्योंकि पास्ट है तो V2 लगेगा बेटा। आई प्लेड, समझ रहे हो, आई प्लेड, सिंपल सी बात है, बट जरूरी नहीं हर बार ईडी लगे। देखो, डिड आई प्ले, आई डिड नॉट प्ले, डिड आई नॉट प्लेड, समझ रहे हो आप। तो सेंटेंस में क्या करना है, आपको सिंपल भाषा में एक चीज करनी है, पास्ट है तो आपको ध्यान से गौर से चीज़ों को यूज़ करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई काम पास्ट में हो गया, आई डांस्ड, आई प्लेड, आई क्राइड, आई लाफ्ड, ऐसे आप वर्ब्स बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल पास्ट तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सब्जेक्ट प्लस वर्ज और वर्ब प्लस V1 प्लस ING, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया। देख, it is used for an action which was happening at a particular time in the past. He was dancing, उस वक्त वो डांस रहा था, उस वक्त पास्ट के किसी टाइम में वो काम हो गया, समझ रहे हो। They were playing football, मैं उन्हें देखने गया तो फुटबॉल खेल रहे थे तब, तो पास्ट में कोई काम हो रहा है, ठीक है। I was teaching chemistry, मैं पास्ट में कोई काम कर रही थी, ओके। चलो सेंटेंस देखो, बॉयज वर प्लेइंग, बॉयज वर नॉट प्लेइंग, वर बॉयज प्लेइंग, वर बॉयज नॉट प्लेइंग। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब कंटिन्यूस आ जाता है तो ING तो लगना ही है, ING तो लगना ही है। तो सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे छोटे बड़े हर तरह के। अगर टेंस समझ में आ गए तो ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, समझ रहे कि नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी अब हमने समझा, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। अब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे क्योंकि वो काम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा जरा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने V3 यूज किया, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैज और हैव का पास्ट टेंस क्या, अभी तक हैज हैव चल रहा था। हैज और हैव का पास्ट टेंस पता है क्या है, वो है हैड। क्या है, हैड। तो इसका पास्ट टेंस यूज होगा यहाँ पर, तो हैड के साथ ही लगेगा जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हैड प्लेड, हैड क्राइड, हैड डांस्ड, ओके, हैड स्पोकन। सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। यहाँ पर दो एक्शन है बेटा, ये एक्शन इससे पहले खत्म हो गया, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। ये जो एक्शन है इससे पहले खत्म हो गया। इट इज यूज्ड व्हेन द अर्लियर ऑफ द टू एक्शंस, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद द अदर एक्शन। अब दो एक्शन हो रहे हैं, एक में सिंपल पास्ट यूज करोगे और एक में पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, जो कोई काम पहले फिनिश हो गया। सो दो एक्शंस है यहाँ पर, एक ही सेंटेंस में, एक ही सिचुएशन में दो एक्शन है, उससे पहले वो काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल देखो, समझोगे आप। देखिएगा, शीला हैड प्लेड, हैड शीला नॉट प्लेड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना बेटा, हैड आ रहा है, समझ रहे हो, हैड आ रहा है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज प्लेड नहीं आता, हैड प्लेड आता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोई काम अच्छे से परफेक्टली हो गया है, ठीक है। सो अगर हम इन्हें दो सेंटेंसेस को क्लब कर ले, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन भी आ जाए, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, सिंपल पास्ट, व्हेन दे हैड कंप्लीटेड देयर ईटिंग पकोड़ास, समझ रहे हो आप, व्हेन दे हैड कंप्लीटेड पकोड़ास, वो खाना फिनिश कर चुके थे। तो दो एक्शंस आ जाते हैं यहाँ पर, दो एक्शंस। मैंने सिर्फ एक एक्शन का यहाँ पर आपको सिंपल बेसिकली समझा है, दूसरा एक्शन में सिंपल पास्ट यूज हो जाएगा अगर साथ में सेंटेंस है, ओके। तो इसकी खास बात यह है कि दो एक्शंस अगर साथ में यूज्ड हैं तो पहले वाला एक्शन के लिए आपको सिंपली समझना है कि एक एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज हो जाएगा और एक के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर एवरीबॉडी? चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इतना बड़ा नाम देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है बेटा, सिंपल सी बात है। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ एक सर्टेन पॉइंट पे इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट जब हम बात कर रहे तब तक खत्म हो गया, एक पॉइंट तक था वो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये याद रखना। और क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगना था, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आपको यहाँ समझना होगा बीन लग रहा है, ING लगेगा। समझ रहे हो आप, सिचुएशन के हिसाब से आपको देख के बताना होगा, सिचुएशन के हिसाब से देख के बताना होगा। देखते हैं सेंटेंस का एग्जाम्पल। रिया हैड बीन प्लेइंग, मैंने बोला ना ING लगेगा। रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड रिया बीन प्लेइंग, हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग। तो आपको सिंपल से समझना है बेटा, जब कोई टेंस हम यूज कर रहे हैं तो वो एक्शन के बारे में क्या डिनोट कर रहा है, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है। क्योंकि हैड आ गया तो आप साफ साफ समझ रहे हो कि भाई परफेक्टली कोई काम हो गया है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट। हैज और हैव होता तो परफेक्ट होता, क्योंकि हैड है, हैज और हैव का पास्ट टेंस है तो इसलिए पास्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ING आपको साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर ING लिखा है, कंटिन्यूअस V1 प्लस ING, बेटा होना ही है, ये तो कंटिन्यूअस है तो ING तो होना ही है, बिल्कुल होना है। तो समझ रहे हो आप बातों को बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने एग्जाम्पल्स देखोगे खुद से बनाओगे बात बन जाएगी। इतना याद रखो, कभी भी आपको सेंटेंस देकर ये नहीं पूछेंगे कौन से टेंस में, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये नहीं बोलेंगे इसको इसमें से उसमें कन्वर्ट करो, ऐसा भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, ऐसा भी नहीं आएगा पेपर में। आपको बस अपनी तरफ से कुछ गलत होगा उसको ठीक करना पड़ेगा या फिर ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। मैं बताऊंगी आपको कि टोटली एग्जाम में भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, डोंट वरी। तो अब हमने प्रेजेंट और पास्ट को फिनिश कर लिया है, तो अब आगे बढ़ने वाले हैं फ्यूचर की तरफ। किसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, अब फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर तो बहुत ही आसान है, कोई काम फ्यूचर में होगा उसको हमें बताने के लिए विल या फिर शल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल या फिर शल, बस विल या शल दिख गया तो फ्यूचर है, इसमें आपको कोई शक टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल फ्यूचर में कोई क्या होगा, जब कोई ऐसा एक्शन होगा दैट विल टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, कोई काम ऐसा है जो फ्यूचर में होगा, इन दिस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पर। क्लियर एवरीबडी? यस। रवि विल प्ले, रवि विल नॉट प्ले, विल रवि प्ले, विल रवि नॉट प्ले,
समझ रहे हो आप सेंटेंस में? तो आपने साफ साफ देखा विल यहाँ पर यूज हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं मैं सिंपल फ्यूचर की बात, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। अब बात करते हैं हम सिंपल भाषा में, यहाँ पर बात होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। सो आई होप अब इसे हम समझते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि कंटिन्यूस है बेटा, तो आप सभी बहुत ही बखूबी जानते होंगे, क्योंकि कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING तो लगना ही है। क्योंकि फ्यूचर में होगा तो विल और शैल लगेगा, और ये जोड़ने के लिए, सेंटेंस को लॉजिकल बनाने के लिए बी लगता है। आई विल बी, ही विल बी डांसिंग, ऐसे। तो फ्यूचर कंडीशंस में फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, इन प्रोग्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी एक टाइम पे वो चल रहा होगा, ठीक है। आई विल बी टेकिंग क्लास ऑफ वॉरियर, मैं फ्यूचर में काम करूंगी, है ना, ऐसे। आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी टीचिंग, समझ रहे हो। और अगर नेगेटिव हो तो आई विल नॉट बी प्लेइंग, भाई पूछना हो तो शैल आई बी प्लेइंग, और अगर मना करते हुए शैल आई नॉट बी प्लेइंग, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हो आप सिचुएशन को? तो ऐसे जब खुद से बना लोगे तो बात बन जाएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा दिमाग लगाते रहते हैं, मतलब समझे स्ट्रक्चर समझे सेंटेंस है, मतलब समझो स्ट्रक्चर समझो सेंटेंस बना लो, बस इतना ही करना है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया ना बेटा, ये हमारा हो गया है। सॉरी यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ था बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई फ्यूचर परफेक्टली। फ्यूचर में कोई काम परफेक्टली हो जाएगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। देखना जरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। हमें पता है इतनी देर से इतनी देर में ये काम अच्छे से फ्यूचर में हो जाएगा, तो फ्यूचर में हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो आना ही है, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 क्यों? क्योंकि हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों? हो जाएगा, ठीक है। हैज और हैव क्यों? क्योंकि भाई परफेक्ट है तो हैज और हैव को तो होना ही पड़ेगा, हैज और हैव को तो होना ही पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल दिखाती हूँ, देखो। शी विल हैव प्लेड, वो खेल लेगी तब तक। शी विल हैव नॉट प्लेड, नहीं भाई। विल शी हैव प्लेड, क्या फ्यूचर में वो खेलेगी? विल शी हैव नॉट प्लेड। तो आप समझ रहे हो सेंटेंस में क्या होता है ना, वर्ब को देखना होता है, फिर टाइम को देखना होता है। तो यहाँ पर ये वर्ब से आप समझ रहे हो कि भाई तो पास्ट की बात है, फिर आप बोलोगे अरे पास्ट, यहाँ तो विल भी है तो फिर फ्यूचर भी। तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट में कोई काम ज़रूरी नहीं कि हर बार एक कोई देख के हम डिसाइड कर लें। पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको वर्ड्स देखने पड़ेंगे जिससे आपको टेंस का पता चले। डायरेक्टली सिर्फ वर्ब को देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ और वर्ड्स भी देखने पड़ेंगे आसपास के जिससे पता चलता है कि वो कौन से टेंस में। क्या आप ये बात समझ रहे हो? या हैव देखोगे तो आप समझोगे हाँ भाई परफेक्टली कोई काम हो, समझ रहे हो। फिर भाई पता चला कि कंटिन्यूस भी है परफेक्ट भी है, अब देखो ये फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या कहाँ पर है, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लेइंग होता तो भाई कंटिन्यूस होता, प्लेइंग नहीं है क्योंकि हो चुका है इसलिए परफेक्ट, ठीक है। ईडी दिख रहा है ना अपने को, तो इस हिसाब से हमें बात करनी होगी। वर्ड्स को देखो सेंटेंस में और फिर डिसाइड करो। क्लियर एवरीबडी? आखिर में आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाम काफ़ी बड़ा है, तुम 100% श्योर हो सकते हो कि कोई काम फ्यूचर में परफेक्टली हो जाएगा। कल क्या होगा किसको पता, पता नहीं, बट फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जैसे कि हमें पता है कि वो इंसान फ्यूचर में इस टाइम पे ये काम कर रहा होगा, 100% श्योर हो हम। देखो, इट इज़ यूज व्हेन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कोई काम अच्छे से पक्का फ्यूचर में इतनी देर तक चलेगा ही चलेगा, हम 100% श्योर हों, तब इसे यूज़ किया जाता है। थोड़ा कम यूज़ होता है, रेयरली यूज़ होता है। बाकी अगर टेंसेस की हम बात करें उनसे कंपैरेटिवली ये थोड़ा कम यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सभी जानते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शक होगा, कंटिन्यूस दिखते ही हमने V1 प्लस ING यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। परफेक्टली कोई काम हुआ है, हैव क्योंकि अभी भी हो रहा है तो बीन भी लग जाएगा साथ में। फ्यूचर है इसीलिए विल और शैल।
सेंटेंस थोड़ा बड़ा बनेगा, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा बनेगा ये, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर के लिए कुछ वर्ड्स हम यूज करेंगे, तो विल या फिर शल। शल आपको याद रखो, विल और शल के बीच में डिफरेंस आपको अगर जानना है तो अभी मॉडल्स में बताऊंगी, चिंता मत करो। विल और शल दोनों ही मॉडल्स, ठीक है। विल और शल में मॉडल्स में डिफरेंस बताऊंगी मैं कि कहाँ कैसे क्या यूज होता है। क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पर हमने बात की सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सेंटेंस देखो तो समझ जाओगे। पहला सेंटेंस देखना, राज विल हैव बीन प्लेइंग। मैं श्योर हूँ कि वो उस टाइम पे खेलेगा। कोई बच्चा रोज प्रैक्टिस कर रहा है तो उस टाइम पे फ्यूचर में वो परफेक्टली वो काम कर रहा होगा। समझ रहे हो आप? किसी की आदत है वो रोज ऐसा कर रहा है तो फ्यूचर में भी वो काम करेगा ही। राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, नेगेटिव सेंटेंस बना लो। फिर अगर सवाल पूछना है तो विल राज हैव बीन प्लेइंग, ऐसा होगा। तो इसीलिए देखो ऐसा बहुत कम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा कम यूज्ड है कंपेयर टू बाकी टेंसेस। सबसे कम अगर कोई टेंस यूज्ड है तो ये यही है, रेयरली यूज्ड है ये टेंस। क्लियर है एवरीबडी बेटा ली? हाँ जी बेटा जी, क्लियर है? ले ली ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर ली है। 12 टेंसेस होते हैं, सबका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, सबका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, एक एक्शन कब हो रहा है हमें जानना है, ठीक है। इसीलिए तो मैं कह रही थी टाइम और वर्ब, कोई काम क्या हो रहा है और कब हो रहा है, बस यही है तो टेंसेस। तो सेंटेंस को पढ़ते ही वर्ब ढूंढो, फिर उसके आसपास के वर्ड्स ढूंढो, फिर समझ जाओगे कि भाई बात क्या हो रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, नो डिफिकल्टी एट ऑल। तो अब मैं आपको वो टेबल दिखाती हूँ जो मैं कह रही थी ना आपको कि मैं सब कुछ शॉर्ट में आपको दिखाने वाली हूँ। ये है बेटा वो टेबल, ये है वो टेबल, इसे हम टेंसेस का टेबल कहते हैं। इसमें ना हमें कोई एक वर्ब चुनना होता है, जैसे हमने चुना प्ले। आपने देखा होगा मैंने सारे एग्जाम्पल्स में प्ले दिख रहा था आपको। अब आपको अगर समझना है कि मुझे टेंसेस समझ आए कि नहीं, तो आपको एक वर्ब चुनना होगा। मेरी तरफ से आप चूज करो स्पीक। स्पीक, तो आपको कोई भी वर्ब, आप क्राई यूज कर सकते हो, डांस यूज कर सकते हो, प्ले यूज कर सकते हो, ठीक है, ईट यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी एक वर्ब चुनो और खुद से ये टेबल बनाओ। करना क्या है, 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर यहाँ पर 4 क्लासिफिकेशन है, इंडेफिनिट या फिर सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या फिर पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर आएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे। फिर यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये है ना। तो अपने को अब इनके वर्ब्स यहाँ पर लिखने, देख अगर प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट की बात हो तो प्ले के आगे एस या फिर कोई वर्ब के आगे एस या ईएस लग जाता है। पास्ट है सिंपल पास्ट तो ईडी ऑब्वियसली, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल लग जाएगा V1 के आगे, ऐसे प्ले के आगे। फिर कंटिन्यूस ING नजर आएगा आपको, देख इज और एम और आर प्लेइंग, वॉज और वर प्लेइंग क्योंकि पास्ट आ गया ना। फ्यूचर में विल और शैल आएगा तो बी प्लेइंग। समझ रहे हो? परफेक्ट की बात कर तो ऑब्वियसली हैज और हैव आना ही चाहिए, हैज और हैव आना ही चाहिए। हैज और हैव प्लेड क्योंकि वो काम परफेक्टली हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लेड लिखा है, प्ले नहीं लिखा। बट फिर फर्क क्या रहेगा मैम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर बेटा हैज और हैव का पास्ट टेंस क्या है, हैड प्लेड आ गया है, ठीक है। फ्यूचर में विल और शैल हैव प्लेड। फिर बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब बेटा सिंपल सी बात है ING लगेगी, और क्योंकि परफेक्ट है तो हैज और हैव लगनी ही है। समझ रहे हो? हैज और हैव का पास्ट टेंस क्या है, हैड, तो इसलिए हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर के लिए क्या है, विल और शैल, फिर विल और शैल हैव बीन प्लेइंग। समझ रहे हो आप? तो क्योंकि अभी भी वो काम चल रहा है, परफेक्टली स्टार्ट हुआ तो और कंटिन्यू हो रहा है, तो बीन प्लेइंग लग रहा है। बीन क्या, वो अब क्या गया ING लग रहा है। दे हैव बीन डांसिंग, दे हैव बीन प्लेइंग। दे हैव प्लेइंग ठीक नहीं रहता बेटा, क्योंकि अभी भी चल रहा है तो दे हैव बीन प्लेइंग लगता है। तो ये है, हमने एक वर्ब चुना और उसका ये टेबल बना दिया। आपको क्लैरिटी के लिए आप क्या करो, सभी टेंसेस दिमाग में फिट हुए कि नहीं, आप एक वर्ब चूज करो और फिर उसके लिए आप सेंटेंसेस बनाओ, सारे तरह के सेंटेंसेस। हर टेंस के मैंने आपको 4 सिचुएशंस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। अब आप खुद से जितने सेंटेंसेस बना चाहो, जितने, जो सेंटेंस देखो उसका टेंस ढूंढो, जो सेंटेंस देखे उसका टेंस पता करो, धीरे धीरे टेंसेस में फिट हो जाओगे। समझे कि नहीं? तो यही बात है बेटा। ओके, मैं मॉडल्स फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि मैं टेंसेस में और मॉडल्स में एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। जो नहीं पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि इस सेंटेंस का टेंस बताओ, क्या ऐसा नहीं पूछते हैं जनरली। ये भी नहीं पूछते हैं कि इसको सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो, ऐसे नहीं पूछते हैं। तो फिर पूछेंगे क्या, ये भी बता देंगे आपको, ठीक है। सो एक बार मॉडल्स को कर लें, टेंसेस आई होप आपके दिमाग में हो चुके हैं फिट। चलो बहुत ही बढ़िया।
अब बारी आएगी मॉडल्स की। किसकी बारी आ रही है बेटा? मॉडल्स की बारी। तो मॉडल सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है आप लोगों के। मॉडल सुनते ही बहुत कुछ आ जाता है। मैम क्या है मॉडल? तो वो फैशन वाली मॉडल होती है ना, या फिर मॉडल सुन के मुझे लगता है कि भाई साइंस मॉडल होता था हमारा, बट ये दोनों ही नहीं है बेटा। मॉडल्स यहाँ पर क्या है मैं बता देती हूँ। ये कैसे वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड हो जाते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शल, शुड, ये सारे वर्ड्स आपने बहुत देख रखे हैं, हाँ है ना। मे, माइट, विल, वुड, ये कुछ वर्ड्स है जो आपने देख रखे हैं, सुने हैं इनके बारे में, इनको सेंटेंसेस में यूज भी करते हो। इन्हीं को मॉडल्स कहते हैं। अब बोलोगे मैम इनको मॉडल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉडल्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड। बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, मॉडल की यूसेज से पता चलता है। यू मस्ट डू दिस, मैं कह रही हूँ, कंपल्शन लगा रही हूँ, मस्ट भी एक मॉडल है। यू हाउ डेयर यू टच माई बुक्स, डेयर भी एक मॉडल है। समझ रहे हो? दे नीड नॉट पे द बिल, उन्हें जरूरत नहीं है भरने की, तो नीड भी एक मॉडल है बेटा। आई यूज टू टीच केमिस्ट्री इन PW, यूज टू, ये भी एक मॉडल है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इन्हें एटीट्यूड पता चलता है इनसे कि बोलना क्या चाह रहा है, जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाह रहा है, इससे पता चलता है। और एक बात याद रखना, मॉडल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होते। दे आर ऑलवेज फॉलोड विद द प्रिंसिपल वर्ब। ये कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, वर्ब के साथ मिलेंगे, हमेशा एक वर्ब के साथ मिलेंगे। विल प्ले, विल डांस, वुड प्ले, वुड क्राई, तो वुड क्या क्राई है, वर्ब है ना, अकेला नहीं होगा। कैन डांस, मे कम, कम आ गया ना। तो हर एक मॉडल के साथ हमेशा एक वर्ब तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। समझ गए आप? तो ये दो बातें याद रखो, मॉडल्स का जनरली दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एटीट्यूड्स, एंड जैसे कि मैंने कहा वर्ब के साथ ये यूज होते हैं। ये कुछ मॉडल्स की जो लिस्ट है, इन्हें हमें पढ़ना होगा, हमारे पेपर में ये आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो जो मैं टेबल कह रही थी कि ये कुछ मॉडल्स है जो हमें पेपर में आने ही चाहिए। ओके, आई होप नो डिफिकल्टी। 12 हो गए हैं ये मॉडल्स, और हैज और हैव टू भी होता है बेटा, ये भी एक मॉडल ही है, इसे भी हम मॉडल ही कंसिडर करेंगे। तो इन्हें हमें इनके एक एक करके यूज जानने हैं और एग्जाम्पल्स देखने हैं, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और एक वर्ड आएगा जब आप मॉडल्स को पढ़ने लगोगे, उसका वर्ड है ऑक्सिलरीज। ये वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऑक्सिलरीज। सो मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर हम बात करें, ये हमारे सिलेबस में है बेटा, जो हमें जानना है। ऑक्सिलरी वर्ड सुन के घबराना मत, ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाला। दो तरह के ऑक्सिलरीज होते हैं, एक प्राइमरी, एक मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी सुनते बहुत कॉमन है रे, डज, डिड, डू, ये वर्ड सुनते हो ना, एम, आर, इज, ये जो बी फॉर्म्स होते हैं, डे अपने डू के फॉर्म्स हैं, हैज और हैव है, तो इन्हें हम सिंपली हैव, हैज, हैड, ये हुए, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। क्या है ये? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। बी फॉर्म्स जो हमारे हुए, डू के फॉर्म्स जो हुए, इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, जो प्राइमरी हमारी सेंटेंस में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। So primary auxiliaries are be, do, have. They change their forms according to the number and person. Obviously वो change करेंगे form, है ना। I will do, they did, प्लूरल हो गया तो they did हो गया ना। तो ऐसे आप सेंटेंस में सिचुएशन के हिसाब से आप इन्हें चेंज करते हो, इनके फॉर्म्स आप बदलते रहते हो। They will change the forms depending on the number and person of the subject. क्या बी फॉर्म्स आपको पता है ना क्या होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म्स है हमारे, ठीक है। और बात करें डू के फॉर्म, क्या है? डू, डस, डिड। हैव के क्या फॉर्म है? हैव, हैज, हैड। ये बेसिक हैं, इनको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स है, 5th क्लास से इनको यूज करते हुए आ रहे हो। मॉडल ऑक्सिलरीज को भी आप बखूबी जानते हो, आपने इनके बारे में सुन रखा है, पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये वर्ड मॉडल है। जैसे कि मैंने लिस्ट बताई थी, मे, माइट, कैन, कोड, मस्ट, शल, शुड, विल, वुड, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा, जिन्हें हमें जानना होगा, इन्हीं को मॉडल्स कह रहे हैं, ठीक है। सो दे आर यूज टू फॉर्म सर्टेन मूड्स, मूड बताने के लिए कि भाई एटीट्यूड क्या है, उसका एक्सप्रेस करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। हमें उससे ना उसकी एबिलिटी का पता चलता है, वो काम कर पाएगा कि नहीं, हम परमिशन ले रहे हैं, ओके, परमिशन, एबिलिटी,
ऑब्लिगेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका हमें पता चलता है। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें ये करना होगा, जिम्मेदारी, समझ रहे हो आप? ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये काम ऐसे हो, मैं इस काम को ऐसे करूँ। तो ये लिस्ट एक बार देख लीजिए आप। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, आई होप आप समझ गए हैं, कोई डिफिकल्टी इसमें है नहीं, आया ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब आप बोलोगे मैम सुने सुने तो है ये वर्ड्स, पर एग्जैक्टली मुझे यूसेज का नहीं पता है, तो चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके कितने यूज हो सकते हैं वो सारे बता देती हूँ मैं आपको। ओके आपको एक दो यूज जानते होगे आप, मैं डिटेल में सारे बता देती हूँ ताकि पेपर में 1% भी मार्क्स कटने की हमें टेंशन ना हो। तो सबसे पहले बात होगी मे और फिर माइट की। मे क्या होता है बेटा, जब तुम्हें कोई परमिशन, मे आई कम, मे आई सेट, मे आई गो, तुम एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फॉर्मली तुम्हें किसी से बात करनी है, परमिशन लेनी है, तो तुम मे यूज करोगे। मे आई सेट, मे आई गो, मे आई ईट, पूछ के करना फॉर्मली, हो ना। सो मे सुनते तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आनी चाहिए, मे इज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन। जितने एग्जाम्पल्स लेने ले लो, मे आई गो आउट, मे आई बोरो यू टूथब्रश, ओके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। मे का पास्ट टेंस होता है माइट, माइट आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, माइट आई ट्रबल यू टू पास द सॉल्ट, समझ रहे हो आप? एट टाइम्स मे का पास्ट टेंस भी माइट बन जाता है। ओके एक और यूज है मे और माइट का, जैसे कि वो है पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। अब बोलोगे आप इट मे रेन टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट, दोनों में क्या फर्क है मैम? मे में पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है, माइट में पॉसिबिलिटी लेस हो जाती है, समझ रहे हो? देखो इट मे रेन टुनाइट का मतलब है इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टुनाइट, माइट में देयर इज लेस पॉसिबिलिटी, क्या होगा? लेस पॉसिबिलिटी होगी। इट मे बी ट्रू, पूरे चांसेस है कि सच हो मेरे हिसाब से, इट माइट बी ट्रू बोल दो, कम चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चांसेस कम है, ठीक है। तो माइट का एक बात और याद रखो कि कई बार रिक्वेस्ट के लिए हम माइट यूज करते हैं, मे यूज नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जांपल था ना, यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज, थोड़ी कम आवाज करो यार, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम माइट यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट करते हैं, माइट आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे मैं कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट के लिए माइट यूज होगा, मे यूज नहीं होगा, ये याद रखें। परमिशन के लिए आप मे यूज करोगे फॉर्मली। क्लियर एवरीबडी? समझ गए आप? छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है तो आप माइट यूज कर सकते हो। तो मे एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ड है, ठीक है, जिसे हम फॉर्मल परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको हाई पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। आई होप नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल। एक और यूज है मे का, जैसे कि हम कहते हैं मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, समझ रहे हो? आशीर्वाद देते हो, विश करते हुए हम मे को यूज करते हैं। इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। मे यू हैव अ हैप्पी एंड अ लॉन्ग लाइफ, मे फॉर्च्यून स्माइल अपॉन यू, मे गॉड ब्लेस यू। जब हम आशीर्वाद देते किसी को विश करते हैं, मे यू हैव अ गुड टाइम, लॉन्ग मे यू लिव टू एंजॉय इट। तो मे हम ऐसी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आखिर में एक और बात बता दूं मैं, मे पर्पस के लिए भी यूज होता है। पर्पस मतलब हम खा क्यों रहे हैं? ताकि हम जी सके, ताकि वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पर वी में मतलब इसका रीजन बन गया, ये पर्पस बन गया। यहाँ पर पर्पस मतलब कारण, किसी चीज का क्या कारण है, पर्पस मतलब कारण, कोई काम करने का क्या कारण। दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, वो मर गए ताकि हम जी सकें। सोल्जर्स, राइट? समझ रहे हो आप? ही फ्लैटर्स दैट ही मे विन फेवर, ही फ्लैटर्स दैट ही मे विन फेवर। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज का कोई कारण होता है तो उस कारण के लिए हम मे यूज कर सकते हैं। आई स्टेप्ड असाइड सो दैट शी माइट गो ऑन, ताकि वो चले। माइट इज समटाइम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस रीअप्रोच, यू माइट टेल मी द ट्रूथ। अब देखिए वर्ड रीअप्रोच सुन के घबराने का नहीं है, जितने यूसेज हो सकते हैं मैंने बताए, जरूरी नहीं यही पेपर में आए, बट इसका मतलब जानना जरूरी, क्या पता भी नहीं बनो। अप्रोच क्या होता है सबको पता है, हम किसी को अप्रोच करते हैं, पहली बार मिलते हैं, बात करते हैं। रिप्रोच मतलब दोबारा से, यू माइट टेल मी द ट्रूथ मतलब पहली बार में नहीं बोला, बट तो दोबारा यार हम कोशिश करते, तू बोल सकती है मुझे, है ना, कभी रिप्रोच करा जाए तब इसे यूज करते हैं, ठीक है। यस, मे और माइट क्लियर है। ज्यादातर आपको पेपर में सवाल परमिशन के रिगार्डिंग आएंगे, पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग आएंगे, ठीक है। मे फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है और मे हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। माइट कभी कभी मे का पास्ट टेंस बन सकता है, रिक्वेस्ट बन सकता है, रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। एंड क्लियर है एक बात बेटा, माइट लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। ओके सो इसके बारे में मैं आपको दोबारा बता रही हूँ यहाँ पर, मे और माइट, इनके यूजेस दिमाग में फिट कर लो।
में जैसे कि मैंने कहा फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन, हाई पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी, समझे, पर्पस और विश, बस ये याद रखना है तुम्हें। समझ गए हमने, ये दिमाग में वर्ड्स फिट रखो ताकि गड़बड़ ना हो। और माइट की बारी आए, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है ये। कभी कभी मेक अ पास्ट टेंस की सिचुएशन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, ये अपने को याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैन और कुड की तरफ। कैन सुनते दिमाग में बस एक ही वर्ड आना चाहिए, एबिलिटी। क्या आना चाहिए, एबिलिटी। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कैन आई टीच 11 आवर्स, क्या मेरे में इतनी एबिलिटी है, क्या मैं कर पाऊंगी, समझ रहे हो आप। तो ऐसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, कोई चीज़ एबिलिटी है तुम्हें करने की, मतलब हाँ मेरे में क्षमता है। तो यहाँ पर एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, क्या तुम्हें वो क्षमता है करने की कि नहीं। कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब का काम करता है, प्रिंसिपल वर्ब का यहाँ पर काम करता है टाइम्स सिचुएशन में। ही कैन वर्क विद दिस मशीन, ही कैन आउट डू एवरी कॉम्पिटिटर, इवन एज अ चाइल्ड शी कुड सिंग वेल, द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। तो अगर देख रहे हो कैन आपने देखा और कुड आ गया, तो कुड मतलब कैन का पास्ट टेंस है कुड। ठीक है, तो कुड के बारे में क्या याद रखना है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग, शी कुड नॉट गेट अ जॉब एनीवेयर, शी कुड नॉट रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग। तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकती थी, कैन का पास्ट टेंस, एबिलिटी है कैन, पास्ट में बात कर रहे हैं उसकी, तो कुड। क्लियर एवरीबडी, नो डिफिकल्टी एट ऑल। और कैन ना बेटा परमिशन के लिए भी यूज होता है। बोले मैम अरे यार क्यों कंफ्यूज आ रहे हो हमें, अभी बोला मे परमिशन के लिए यूज होता है, अब बोल रहे हो कैन परमिशन के लिए यूज होता है, हमारे दिमाग की तो दही हो गई है मैम। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, फर्क बताती हो ना। मे फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, फॉर्मली जब आप ऑफिस में जाओ, किसी एक रिस्पेक्टफुल जगह पर जाओ, फॉर्मली बात करनी हो तब आप मे यूज करो। जनरली अपने अंकल चाचा ताऊ रिश्तेदार दोस्त, यार कैन आई डू दिस, कैन आई गो देयर, कैन आई सी योर टेलीफोन डायरेक्टरी, कैन आई हैव द डिक्शनरी, समझ रहे हो। तो ये हम नॉर्मली परमिशन के लिए यूज करते हैं। कैन आई गो नाउ, ओके, पास्ट में कैन का कुड यू लेंड मी अ डिक्शनरी प्लीज, ओके, क्या मैं वो कर सकती हूँ, तो कैन का पास्ट। ये हमने एग्जांपल्स देखे। तो परमिशन की हम बात करें, कैन में वहां पर फॉर्मल परमिशन मेंशन था, यहाँ पर सिर्फ परमिशन मेंशन है। तो आई होप आप सभी फर्क समझ गए होंगे, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब मे माइट हो गया है, कैन कुड भी हो गया है। बहुत इजी था, है ना। कैन के लिए आपको बस वर्ड क्या याद रखना है, क्षमता, एबिलिटी, और कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। ठीक है, एक तो ये वर्ड, और कैन परमिशन के लिए यूज होता है नॉर्मली। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरे और बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही कॉमनली यूज मॉडल, जो कि है मस्ट। मस्ट सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कंपल्शन, स्ट्रॉन्गली तुम कह रहे हो कि तुझे ये करना है, यू मस्ट डू दिस, वी मस्ट नॉट टेल लाइज, वी मस्ट ओबे द लॉस ऑफ द कंट्री, वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस, हमें ऐसा करना होगा, करना ही होगा, कंपल्शन करना होगा तुम्हें। ये इससे मूड समझ रहे हो ना आप, जो भी है वो जानबूझ के बोल रहा, करना होगा तुम्हें, ये कंपल्शन, ड्यूटी है तुम्हारी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे कि जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को हमेशा सही फैसला लेना चाहिए। सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, उसका काम ही है, वो सोल्जर इसीलिए बना है। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, जिसका जो ड्यूटी है उसको करनी चाहिए। कोई काम करना होगा तब हम मस्ट, कंपल्शन, कोई चीज करनी होती है तो इसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट लिसन टू द क्लास केयरफुली सो दैट यू स्कोर वेल इन एग्जाम्स, बहुत जरूरी है। ठीक है, करना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है, तुम्हें लगता है पूरे चांसेस है कि ऐसा होगा, ही मस्ट बी अप बाय दिस टाइम, रोज इतने बजे उठ जाता है तो आज भी उठ गया होगा, कोई सर्टेनिटी है, कोई चांसेस है कि हाँ ये होगा ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय दिस टाइम, रोज पहुंच जाता है तो आज भी पहुंच गया होगा इसी टाइम पे घर। योर फादर मस्ट बी नियरली 80, ना 80 के करीब है तुम्हारे पापा, मस्ट बी 80, जब हम श्योर होते हैं। दे मस्ट हैव मिस द ट्रेन, लेट गए तो ट्रेन तो मिस होगी, तो मतलब आप श्योर हो तब हम इसे यूज करते हैं। And they must have been enjoying themselves, they must have been enjoying themselves, समझ रहे हो आप, नो डिफिकल्टी एट ऑल। फिर बारी आएगी इनएविटेबिलिटी, वी मस्ट ऑल डाई, कोई चीज जो होनी ही है, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है, समझ रहे हो आप, कोई चीज होनी ही है, वी मस्ट ऑल डाई, तो इस हिसाब से हम यूज करेंगे मस्ट को। अब बारी आ जाएगी शल और विल की।
बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं विद एग्जांपल्स लेकर आई हूँ और डिफरेंस भी समझाऊंगी, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या तुम सभी बच्चे जानते हो? फर्स्ट पर्सन मतलब मैं जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन मतलब दूसरे की, और थर्ड पर्सन मतलब तीसरे की। नाम से ही पता चल रहा है, मी, माई सेल्फ, आई, मैं अपने बारे में, वी, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन यूज करें। तो शल और विल दोनों को हमें ये जानना होगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज होते हैं। इतना जान लिया तो बात बन गई, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? फर्स्ट पर्सन के भी एग्जांपल्स बताऊंगी पढ़ाते वक्त, सेकंड के उसके एग्जांपल बताऊंगी, थर्ड के भी बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम जो शल को यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई डिक्लेयर करते हैं कोई चीज को, ठीक है। संडे इज अ हॉलीडे, कोई चीज है ही, डिक्लेयर कर रहे हैं उस चीज को हम, कोई स्टेटमेंट पास करेंगे ऐसा है, ही इज अ बॉय, ऐसे, ठीक है। तो शल क्या होता है फर्स्ट पर्सन के साथ? इट गिव्स जनरल इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर एक्शन, पता है ना शल फ्यूचर के लिए यूज होता है। आई शैल हेल्प यू, वी शैल गो टुगेदर, आई शैल बी रिवॉर्डेड, I shall be 16 on Monday, I shall be much obliged to you, we shall sing and dance together। तो जनरली फ्यूचर बताने के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। ये रहा आई, वी, आई वी, ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो जब भी शल फर्स्ट पर्सन के साथ लग रहा है इसका मतलब कोई फ्यूचर का एक्शन बता रहा है, बस, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। पर अगर शल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज हो जाए तो बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। जब शल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज हो जाए तो वो प्रॉमिस बन सकता है, वो कमांड बन सकता है, वो धमकी, एक थ्रेट बन सकता है, ठीक है। कमांड मतलब ऑर्डर, प्रॉमिस मतलब वादा तो निभाना, ओके। थ्रेट मतलब धमकी, ओके। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये तीन चीजें नहीं, ये डिटर्मिनेशन भी और कंपल्शन भी है। डिटर्मिनेशन मतलब कोई चीज में लगन होनी चाहिए करने की, लगन से करना। कंपल्शन मतलब आप सभी जानते ही हैं, करना ही है। तो ऐसे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शल यूज होता है। एग्जाम्पल्स बताऊं कैसे? देखो, प्रॉमिस के, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कल तेरी छुट्टी होगी। वी शैल हैव ए मेडल इफ यू विन, तुम जीतोगे तो मेडल मिलेगा ही मिलेगा। ही शैल बी रिवॉर्डेड इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन इंग्लिश, तुम अच्छी मेहनत करो, काम करो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ही। तो कोई चीज एज अ प्रॉमिस हम बोल रहे हैं, या फिर ऐसे कमांड, यू शैल ओबे माई ऑर्डर्स, ही शैल नॉट लाई, ही शैल गो एट वंस। समझ रहे हो आप? ऑर्डर की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं शैल को यहाँ पर। थ्रेट, इफ यू डू दिस यू शैल बी पनिश्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड, ऐसे। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन, उसे सजा मिलेगी अगर वो ऐसा करेगा। समझ रहे हो एग्जाम्पल से, है ना। डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा कोई चीज अच्छे से करना है, ही यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां मन लगा के जाकर करना है कोई चीज। ही शैल ओबे मी, ओके। यू शैल अपोलोजाइज फॉर दैट, तुम्हें करना पड़ेगा दिल से। कंपल्शन, you shall come to school at 10, members shall pay their fees by the 10th of every month। shall कंपल्शन में यूज होता है, बट हमारे पास must भी है, ought to भी है, तो कंपल्शन के लिए shall कम यूज करते हैं हम लोग, बट फिर भी कुछ सिचुएशंस में यूज कर देते हैं, तो नॉट टू वरी, ठीक है। अब शल को हमने जाना, और एक जरूरी सवाल बेटा, सवाल पूछते वक्त भी शल को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो मैंने आपको शल का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ बताया। अब शल को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन। तो शल इंडिकेट सिंपल फ्यूचरिटी, परमिशन और डिजायर ऑफ अ पर्सन स्पोकन टू इन द फर्स्ट पर्सन, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सवाल पूछते वक्त, शल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, शल आई ओपन द विंडो, शल वी गो आउट, शल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू। अगर आप गौर से देख पा रहे, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन यूज्ड है तो ये भी सिंपल फ्यूचर ही दिखा रहा है। देखो वही बात, तो इट इंडिकेट सिंपल फ्यूचरिटी व्हेन स्पोकन टू इन फर्स्ट पर्सन, ओके। तो आप कोई भी परमिशन ले सकते हो, कोई पर्सन, कोई भी बात कर सकते हो फ्यूचर के लिए। शैल वी कैरी द बॉक्स इनटू द रूम फॉर यू, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सवाल आ जाता है ना, सिंपल फ्यूचर में सवाल पूछना हो तो हम शल को यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। अब शल इंडिकेट्स द सिंपल फ्यूचरिटी, जैसे कि मैंने कहा शल यू गो देयर, समझ रहे हो? तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि कब किसका क्या मतलब है। अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा सवाल, शल ही गो, शल द पोर्टर कैरी योर बॉक्स अपस्टेयर्स, शल द मैसेंजर वेट। तो यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हो किसी को, एंड हियर इट एक्सप्रेसेस द कमांड और डिजायर ऑफ द पर्सन स्पोकन टू इन द थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन से बात की जा रही हो तब ऐसे बात करनी है आपको, तब ऐसे बात करनी है। शल द पोर्टर, शल ही, शल द मैसेंजर, कोई थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तब ऐसे हम एक कमांड या फिर डिजायर ऑफ द पर्सन के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं।
एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ही समझ आता है। ये स्टेटमेंट बारी बारी पढ़ के ऐसा लगता है ओ भाई साहब, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, सर्टेनिटी, क्या है मैम, एग्जाम्पल देगा तो अच्छा पक्का पक्का होना है तब यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। अब बारी आएगी विल की। बस सेम जो तुमने शल सीखा उसका उल्टा है ये। शल जैसा फर्स्ट पर्सन में यूज हो रहा था वैसे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पर्सन में यूज होगा विल। समझ रहे हो, ऐसे उल्टा, बिल्कुल उल्टा। देखो अभी मैं बताती हूँ आपको, विल की हम बात करेंगे। याद है मैंने सबसे पहले बताया था असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो वहां पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट पर्सन बताया था आपको, बट यहाँ पर सबसे पहले हम सेकेंड और थर्ड पर्सन बताएंगे। सिंपल फ्यूचर बताएगा यहाँ पर, it indicates simple future. He will win the first prize, you will be able to do it in no time, anyone will tell you the way to the Taj if you ask, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ये सिंपल फ्यूचर बताता है विल। अगर बात हो फर्स्ट पर्सन के साथ, विल इन द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड टू डिनोट वही डिटर्मिनेशन, थ्रेट, याद है वो वर्ड्स, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, वही वाली चीजें आ गई। समझ रहे हो कि नहीं। आई विल एक्सपोज हर, आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ, आई विल डिसमिस यू इफ यू कम लेट अगेन। याद है थ्रेट, प्रॉमिस याद है कि भाई मैं करूंगी, आई विल प्रॉमिस यू, मैं ऐसा हेल्प करूंगी तुम्हारी, आई विल बिहेव बेटर नेक्स्ट टाइम। तो इस हिसाब से मेजरली तुम्हें विल के बारे में याद रखना है, विलिंगनेस, चाहत, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो हम विल यूज करते हैं। कोई विश है, आई विल विजिट द ताज, मैं वहां जाना चाहता हूँ, वहां करना चाहता हूँ, जो आप चाहते हो। आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल लिसन टू योर क्लास, जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप विल यूज करो, इजी। शल में ना पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि होगा ही होगा। विल में ऐसा नहीं है, विल में तुम्हारी चाहत है, विलिंगनेस है, तुम उसको यूज कर सकते हो अपने दिल से, ठीक है। सो करेक्ट यूसेज ऑफ विल और शल, आई होप आप समझ गए हो, फर्क आप आसानी से समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद एग्जाम्पल्स आप ये जान लोगे, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो यही है, विल के और शल के आपको बस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ उनका यूसेज पता होना चाहिए। और एक बेसिक ओवरव्यू की तरफ अगर मैं बात करूं, विल मतलब चाहत, विलिंगनेस, ओके। शल मतलब ऐसा होगा कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, ऐसा तुझे अब लग रहा है तो सोच रही, बट तू बनेगी नहीं, बनेगी नहीं पता ना, नहीं पता ना। तो शल में क्या होता है, 100% हो जाता है। विल में विलिंगनेस आती है, शल में ना सिचुएशन के हिसाब से मतलब होगा ही होगा। अब तू एमबीबीएस कर रही है तो तू डॉक्टर बनेगी, ऐसी सिचुएशन में शल यूज करेंगे, ठीक है। और विल ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे जब हमें पता है कि भाई हम चाह रहे हैं, वो होगा नहीं होगा वक्त बताएगा, ओके, यस। तो अब जैसे कि मैंने कहा बात करेंगे हम शुड की। शल का पास्ट टेंस होता है शुड, ये याद रखना। शल का देखा, इट द पास्ट फॉर्म ऑफ शल। तो कोई भी ड्यूटी हो, जैसे कि वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड ओबे द लॉस ऑफ द कंट्री, कोई एडवाइस देनी हो आपको, कोई जिम्मेदारी किसी को बतानी है कि उसको ऐसा करना चाहिए, मस्ट के छोटा भाई शुड है, मस्ट का छोटा भाई शुड है, ये मान के चलो आप, ओके। ड्यूटी इन द पास्ट अगर हम बात करें, आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, वी शुड हैव पेड द मनी, ही शुड हैव यूज द मनी, ऐसे सिचुएशंस में पास्ट में ऐसे यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल्स देखिए, ड्यूटी इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय शुड हैव, आई शुड हैव, दे शुड हैव डन इट, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर। क्लियर एवरीबडी, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम एडवाइस। जब भी हम देंगे ना तो शुड यूज करेंगे। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, you should cross the road carefully, you shouldn't give the children कोई भी object, sharp objects, okay, to play with, give a child a knife to play with, ठीक है। how much should I contribute towards the relief fund, तो कोई एडवाइस लेते हुए देते वक्त आप इसको यूज करोगे, याद रखना। कोई चीज मना करनी है तो he should have not done it, he shouldn't have laughed at it, ऐसा समझ लो। she should not का हम shouldn't बना देते हैं नेगेटिव सिचुएशंस में। she shouldn't have given the child a knife to play with, okay? ये एक ऐसी चीज है जो कम यूज होती है पर पता होनी चाहिए। टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी, कंडीशन। इफ इट शुड रेन द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसे कंडीशन किसी इसमें ऐसे यूज करेंगे हम, ठीक है। और सबसे जरूरी बेटा टू एक्सप्रेस, जैसे कि मैंने कहा कोई पर्पस के लिए, यहाँ पर सेंटेंस देखो, वी पुट अप ए फेंस सो दैट आवर नेबर शुड नॉट ओवरलुक, हमने ये इसलिए किया ताकि ऐसा हो जाए, ताकि हमें ओवरलुक ना किया जाए, ताकि हमें ओवरलुक ना किया जाए। 20 copies of the book were bought so that each girl in the class should have one, समझ रहे हो आप। वो ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा होना चाहिए, रीजन के साथ जब हम बता रहे, क्लॉजेस है दो जुड़े हुए हैं। We did carefully so that, देख रहे हो यहाँ पर बीच में हम so that जब आ रहा है रीजन बताते हुए तब हम इसे यूज करें। I did in order that, ये भी so that की जगह in order भी आता है।
और सबसे कॉमनली यूज बोर्ड एग्जाम में भी आया एक बार सवाल, ठीक है, जब भी आपको वर्ड दिखे लेस्ट, LEST लेस्ट, तो मतलब शुड लगेगा वहां। अब बोलो मैम ये लेस्ट का क्या मतलब है? टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब ध्यान से चल ले वरना तो गिर जाएगा, तो लेस्ट का मतलब है वरना, ध्यान से चल ले वरना गिर जाएगा। वो तेज भागा वरना वो ट्रेन छूट जाती उसकी, धीरे धीरे चलता तो। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, दे शॉट द टाइगर लेस्ट ही शुड एस्केप, उन्होंने गोली मार दी वरना वो एस्केप हो जाता। तो जब भी आपको लेस दिखे तो वहां पर मॉडल कौन सा यूज होगा? शुड यूज होगा, ये याद रखना, ठीक है। मे माइट हो गया, कैन कुड हो गया, मस्ट हो गया, शल और शुड भी हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस बार हम बात करेंगे वुड की। किसकी बात हम करेंगे? वुड की। तो बेटा जितने आप यहाँ पर यूसेज पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल्स देख रहे हो, इतने में बहुत सफिशिएंट है। सारे पॉसिबल मैंने जो एग्जाम में पूछे जा सकते सब यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। सो टेंशन मत लो, ज़्यादा आपको लग सकते हैं, बट क्योंकि मेरा यहाँ पर स्प्रिंट बैच का मोटिव है कि हम एग्जाम में जो आ सकता है सब कुछ कराएं और शॉर्ट में कराएं, तो आप देख पा रहे होगे कि मैं जल्द से जल्द चीज़ों का यूसेज एग्जाम्पल्स बताती चली जा रही हूँ। वुड सुनते ही क्या याद आएगा? विल का पास्ट टेंस है वुड। और कभी भी रिक्वेस्ट करनी हो ना, कोई विश, जैसे आई वुड लाइक टू सी दैट मूवी, आई वुड लाइक टू डू दैट, तो विश यूज होता है टू एक्सप्रेस अ विश। जैसे कि मैंने कहा वुड इज द पास्ट टेंस और विल, तो हम वुड को विश के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, वुड यू लाइक टू कम टू द लाइब्रेरी। अगर मना करना, शी वुड नॉट डू दैट, दे वुड नॉट डू इट, दे वुडंट स्टार्ट द इंजन, समझ रहे हो आप? शी वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, द इंजन वुड नॉट स्टार्ट, द वुंड वुड नॉट हील। मना करने के लिए हम वुड नॉट लगाएंगे। अब विल को हम चाहत के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी यूज करेंगे हम, ठीक है। ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड नॉट लाई, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा उसकी नीयत में नहीं है, वो लगन ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता वो। और सबसे ज्यादा विल का पास्ट टेंस अगर वुड है तो पास्ट में तो लगेगा ही, शी वुड सिट, है ना, शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड नेट, उसकी आदत थी वो ऐसे बैठ के गार्डन में बहुत टाइम तक कढ़ाई बुनाई करती रहती थी। आफ्टर लंच ही वुड जनरली हैव ए शॉर्ट नैप, वो ऐसा करता था, उसकी आदत थी। तो विल का पास्ट टेंस वुड है, तो उस सिचुएशन में हम वैसे यूज करें। और एक बात याद रखना, जब आप किसी पोलाइटली बात कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट स्पीच में हम, इन पोलाइट स्पीच वी यूज वुड। देखो, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, वुड यू माइंड वेटिंग हियर टिल आई रिटर्न, क्या आप ऐसा कर सकते हो? वुड यू माइंड इफ आई शट द विंडो। यहाँ पर वुड ऐसे यूज होता है कि आप पोलाइटली किसी से बात करते हो, बहुत कॉमनली यूज है ये वर्ड वुड, ठीक है। पोलाइटली बात करने के लिए वुड, आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दैट, ऐसे, ठीक है। तो अब बारी आ गई है, कोई कंडीशन हो तो उसके लिए भी, आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड, इफ आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, तो मैं वैसा करता तो ऐसा हो जाता, तो कंडीशंस के। हैड शी मेट आई वुड हैव टोल्ड हर एवरीथिंग, अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं उसे सब बता देता। तो कंडीशंस में भी ये टू डिनेट कंडीशन और अनसर्टनिटी, अगर ऐसा होता तो ऐसा मैं करती। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया, इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू वुड रीच देयर बिफोर सनराइज, ऐसा चलोगे टाइम से तब जाके तुम ऐसे पहुंच जाओगे सनराइज से पहले, ठीक है। यस, अब बारी आती है बहुत ही कॉमन, और लोग डरते हैं इस मॉडल से और ये एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये है ऑट टू। मस्ट और ऑट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, वहाँ पर भी करना होता है, यहाँ पर भी करना होता है, बट फ़र्क क्या है, जब ब्लैंक के आगे टू लिखा हो ना तो ऑट चूज़ करना, अगर टू नहीं लिखा है तो मस्ट चूज़ करना। ये ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा। अगर एक ब्लैंक दे रखा है आप में जिसमें मॉडल आपको फिट करना है, ब्लैंक के आगे अगर टू लिखा है तो आप ऑट चूज़ करो, और अगर टू नहीं है तो मस्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मस्ट या फिर शुड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ऑट जैसे कि मैंने कहा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस डिजायरेबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, जैसे मस्ट यूज होता है, कोई चीज़ करनी है उसके लिए, ठीक है। ये एक डिफेक्टिव वर्ब है, इसलिए हमेशा इसके साथ टू लगता है। इट कैन इंडिकेट पर्सन और प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, इट कैक्स एन इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट का मतलब यही है, ये टू लगता है साथ में इसके। We ought to love our neighbors, we ought to work hard, you ought to have helped her, he ought to have been more careful, तो जहाँ भी ये तो टू साथ में लगता है इसके, ऐसा करना चाहिए था। और अगर नेगेटिव की बात करें तो ought to की जगह ought not to हो जाएगा। देखो सेंटेंस, you ought not to have laughed at her mistakes, she ought not to have treated her husband like that, तो ought not लग जाता है यहाँ पर अगर नेगेटिव हो तो, पर आगे टू जरूर लगेगा, वहाँ पर ought to, यहाँ पर ought not to, क्लियर।
चलो बहुत ही बढ़िया भाई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले मॉडल की तरफ। नीड, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, नीड। याद रखो आप इसको, ठीक है। नीड, जरूरत। कोई ऑक्सिलरी, ये ऐसा ऑक्सिलरी जो जरूरत के लिए यूज होता है, एज द वर्ड सजेस्ट। वी नीड नॉट टाइप दिस लेटर, ही नीड नॉट टॉक टू हर। नेगेटिव सिचुएशन में भी ऐसे पूछ सकते हैं। और जरूरत, एग्जाम्पल जितने देखो, ही नीड नॉट हैव रिटन सच ए डिटेल ऐसे, आई डू नॉट नीड टू राइट हिम एनीथिंग, ही वोंट नीड टू अटेंड द कोर्ट। जरूरी नहीं हर बार टू के साथ लगे, वी नीड इट, है ना। तो बट ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में नीड नॉट, ओके। पॉजिटिव में यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट। तो कैसे आप नेगेटिव में कैसे यूज करोगे और पॉजिटिव में कैसे, ये क्वेश्चन कैसे, तो मैंने आपको बताया। ही नीड्स माई असिस्टेंस, आई नीडेड योर हेल्प। पास्ट में डी लग जाता है और प्रेजेंट में तो एस लगता है, तो नॉर्मल सेंटेंस है एज ए मेन वर्ब। पर यहाँ पर मॉडल की तरह नहीं, एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ऐसे। मॉडल की तरह जब काम करता है तो एक ही फॉर्म लगता है, हमेशा याद रखना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विल्ड कभी नहीं होता, विल का पास्ट टेंस वुड नहीं होता, समझ रहे हो आप। तो ये जो मॉडल्स हैं, जब मॉडल्स की तरह यूज होते हैं तो सिर्फ सिंगल फॉर्म में यूज होते हैं। विल, वुड, कैन, कुड, शल, शुड, एक बार बता दिया। विल का पास्ट तो वुड है ही, फिर उसका और क्या पास्ट होगा, समझ रहे हो ना आप। क्लियर एवरीबडी। आप समझे। और यहाँ पर मस्ट की तरह यूज होता है, ओके। नीड मतलब जरूरत। अगर नीड को मेन वर्ब की तरह यूज किया तो नीड्स, प्रेजेंट में नीड्स और पास्ट में नीडेड, ओके। बट यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज करें तो। बाकी सारे अगर हम देख रहे हो तो वहां पर हमेशा साथ में कुछ और लग रहा है ना बेटा, तो मेन वर्ब की तरह यूज थोड़ी हो रहे हैं। क्लियर एवरीबडी। तो एक और आ गया है हैव टू। हैव टू इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ही हैज टू डू दिस, आई हैव टू बी देयर। क्लियर। सिचुएशन के हिसाब से आप इन्हें ऐसे यूज करोगे। आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग, वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन सैटरडेज, दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर ए लिविंग, उन्हें मेहनत करनी पड़ी जीने के लिए, दे हैड टू वर्क हार्ड। तो ऐसा करना ही होता है, तब भी आप इसे हैड टू यूज कर सकते हैं। अब बहुत ही कॉमनली यूज, बहुत ही आसान है, ये है यूज टू। क्या है यूज टू। बेटा ये थियरी पढ़नी पड़ेगी, आप सोचो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे ऊपर ऊपर एक बार तो पढ़नी पड़ेगी बेटा, क्योंकि क्लास 10th में ये सब यूज होगा। तो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये दूं। क्लास 10th में भी सेम ग्रामर है, बट आप सोचो कि मैं तब ये सब पढ़ लूंगा, अब मैं तुक्के से चलूंगा तो कैसे चलेगा काम। अब सीख लोगे तो तब आसानी होगी ना। यूज टू कोई पास्ट सिचुएशन में यूज होता है बेटा, जैसे कि देयर यूज टू बी अ बिल्डिंग हियर बिफोर द वॉर, यहाँ पर पहले एक बिल्डिंग होती थी। पहले क्या होता था, एक बिल्डिंग होती। शी यूज टू प्ले बिफोर हर मैरिज, वो खेलती थी शादी से पहले। यूज टू पुरानी आदतों के लिए भी, ही इज नॉट यूज टू हार्ड मैनुअल लेबर, आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ही इज यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर विद मॉर्निंग टी। कोई चीज पहले ऐसे करता था, ही यूज टू डू दिस। आसान है ये तो, बहुत आसान है। पास्ट टेंस में देखेंगे हम और ये आसानी से हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी। और अब बारी आती है बहुत इंटरेस्टिंग से मॉडल की, डेयर। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। डेयर का मतलब होता है करेज, हिम्मत। करेज, हिम्मत, बस। सवाल भी पूछ सकते हो आप प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हो, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में भी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यहाँ पर ज्यादातर आपको सवाल पूछेंगे इस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हाउ डेयर यू राइड ए साइकिल विदाउट ब्रेक्स, हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट योर टीचर, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, डेयर का पास्ट टेंस डेयर्ड है। ओके, द रोड्स वर कवर्ड विद आइस यस्टरडे, दे डेयर नॉट टेक देयर कार आउट। तो जनरली कम पूछा जाता है, ज्यादा पेपर में पूछने के चांसेस इसी में से हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पास्ट टेंस में कैसे यूज करना है, प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करना है, मैंने बताया। नेगेटिव में डेयर, डेयर नॉट हो जाएगा, ही डेयर नॉट अपोजेस, ही डेयर नॉट टेक सच अ फुलिश स्टेप। तो हर सिचुएशन में जब कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो तो नेगेटिव का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा हो जाए तो क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। ठीक है। आई नेवर डेयर टू से एनीथिंग लाइक दैट, आई एम सरप्राइज दैट ही डेयर्स टू प्ले विथ मी। तो ये डेयर एक अलग सा वर्ड है, हिम्मत जिसे कहते हैं। जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये यूज होता है, हाउ डेयर यू डू दिस, हिम्मत या करेज के लिए। पेपर में भी वही पूछा जाता है। प्रेजेंट में डेयर्स और पास्ट में डेयर्ड। ठीक है। नीड्स, डेयर, ये थोड़े अलग से मॉडल्स हैं। ओके, यस। तो मैंने बताया आपको कि ये कैसे यूज होते हैं। तो क्लियर बेटा। तो मॉडल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं बताती थी। सबसे पहले मैंने आपको मे सिखाया, फिर मैंने माइट सिखाया, समझ रहे हो। कैन और कुड हमने देखा, कैन और कुड हमने देखा। शल और शुड हमने देखा, शल और शुड हमने देखा। विल और वुड हमने देखा। ये बहुत कॉमनली यूज्ड है क्योंकि इसका पास्ट है, ये साथ में हो गए। अब बारी आएगी मस्ट, ought to, need, dare,
यूज टू, समझ रहे हो आप? तो इन्हें आपको समझना होगा किसी भी हालत में। हैज टू और हैव टू भी हमने बताया आपको, हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाता है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं आपको, मॉडल्स में ही कंसिडर होता है ये। तो मे की हम बात करें, ठीक है, इसके बारे में हमें याद करना है परमिशन, परमिशन, फॉर्मल परमिशन। कैन की बात करें तो जनरल परमिशन, एबिलिटी, पावर आपको याद आनी चाहिए, क्षमता, ये दो वर्ड्स आपको इसके लिए याद आने चाहिए, हाँ या ना। शल और विल में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज होता पता होना चाहिए। बट शल में आप याद रखो कोई चीज़ 100% होने के चांस है, और विल के ये वर्ड याद रखो चाहत, तुम्हारी इच्छा है, आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल डू दिस, ऐसे, ठीक है। तो बाकी सब इनके पास्ट टेंसेस भी हैं, बट ये याद रखना कि हम वुड को पोलाइट स्पीच में यूज करते हैं, पोलाइट स्पीच में यूज करते हैं, रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, शुड को हम एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, लेस्ट के साथ यूज करते हैं, कुड कैन के पास्ट टेंस के साथ साथ अगर कभी रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, तब हम इन्हें यूज करते हैं। माइट भी रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, कुड आई डू दैट फॉर यू, समझ रहे हो, ऐसे रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। ऑट टू और मस्ट जिम्मेदारियां, कोई काम करना ही है, कंपल्शन के लिए यूज होते हैं दोनों, ठीक है। नीड जैसे कि मैंने बताया जरूरत, मस्ट बेटा करना ही होगा, ऐसे सिचुएशन में हम इसे यूज कर रहे हैं। यूज टू पुरानी आदत, पास्ट चीजों के लिए, ठीक है। हैज और हैव टू आपको पता ही है, सिचुएशन कोई काम करना होता है तब हम इसे यूज करते हैं। और डेयर मतलब हिम्मत, करेज। तो ऐसे आपको इनको याद करना होगा बेटा, इनके यूसेज को, ठीक है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, जो मैंने आपको यहाँ इतनी देर समझाया और कराया है, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे, जब मैंने मॉडल सबसे पहला आपको मॉडल्स बता रही थी मैं, तब एक चीज़ बहुत कॉमनली और अच्छे से मैंने ये समझाई थी आपको, ये देख, मॉडल्स एबिलिटी के लिए कैन और कुड, पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट, परमिशन के लिए मे, माइट, कैन, कुड, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट, ऑट, हैव टू। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आप दे याद रखो, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना, वी कैन एक्सप्रेस सच, ये लाइन दिमाग में फिट करनी है तुम्हें, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ यूज हो रही है तुम्हें पता चल रहा है इससे, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम्पल्स के साथ एक एक चीज़ समझाई है, ये दिमाग में फिट रखना है तुम्हें, हो जाएगी ये बात, देन हेंस मॉडल्स विल बी कंप्लीटेड। क्लियर एवरीबडी? तो आई होप आप मॉडल्स भी अच्छे से समझ गए हो। तो अब वक्त आ गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का, और वो ये है कि पेपर में कैसे पूछे जाएंगे। जी हाँ, पेपर में आपको MCQs फॉर्मेट में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, एरर करेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ब्लैंक, कभी कभी आपको 2 ऑप्शन होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप MCQ कर गए तो फिल इन द ब्लैंक तो आराम से कर गए, हाँ या ना। और फिर होगा एरर करेक्शन, एरर करेक्शन की भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। एरर करेक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, और MCQs के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एरर करेक्शन क्या होता है। एरर करेक्शन में गलत चीज को ठीक करनी होती है। इनकरेक्ट वर्ड होगा कोई और उसको आप ठीक करोगे, इनकरेक्ट वर्ड होगा कोई, आपको उसको ढूंढना है और करेक्ट करोगे। कई बार टेंस क्या है ना, प्रेजेंट चलते चलते एकदम पास्ट कर देते हैं, अरे फिर उस पास्ट को प्रेजेंट करना पड़ता है कि गलत यूज हुआ है, अरे भाई समझ रहे हो आप, इनकरेक्ट वर्ड को करेक्ट करना होता है। आप देखो, अगर पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, तो आपको वहां पर हाई पॉसिबिलिटी है, लो पॉसिबिलिटी है, देखिए उस हिसाब से मे होना चाहिए, माइट होना चाहिए। वहां पे अगर वुड लिखा हुआ है तो वुड को हटाओगे, मे और माइट सेलेक्ट करोगे, ऐसे, ठीक है। इनकरेक्ट वर्ड को करेक्ट करना है। ज़रूरत है किसी चीज़ की, वहाँ पर मॉडल नीड होना चाहिए, पर डेयर लिखा है तो डेयर को हटाओगे और नीड लिखोगे, ऐसे, ठीक है। एरर करेक्शन। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल मॉडल, फिलिंग इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस का खेल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कंफ्यूज करने के लिए 4 एक जैसे ऑप्शन दे देंगे आपको और आपको उनको चुनना होगा। तो मैं आखिरी में जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि MCQs को कैसे अटेम्प्ट करना है। मेथड्स टू अटेम्प्ट MCQs मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेथड होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। देखते ही समझ आ जाता है ये तो होगा ही नहीं आंसर, उसे हटा दो, एलिमिनेट कर दो। फिर थोड़ा सा ध्यान से बचे हुए ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट कर करके देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करके देखना होता है उसमें,
क्या करके देखना होता है, सब्स्टिट्यूट करके, सारे ऑप्शन लगा के चेक करके देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर जो इतनी थियरी हमने आपको पढ़ाई है उसका लॉजिक लगाओ, थियोरेटिकल मेथड। और कभी कभी आपको कंफ्यूज किया जाएगा, एक जैसे 2-3 ऑप्शन नजर आएंगे, वहां पर आपको एनालिटिकल मेथड यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, एनालिटिकल मेथड आपको यूज करना होगा, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और थियोरेटिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, इन मेथड से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो कि भाई 4 ऑप्शन में तो अरे ये तो पढ़ते ही खटक रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट कर दो। फिर सारे ऑप्शन बचे हुए लगा लगा कर देखो कि क्या सूटेबल है, क्या गलत है, फिर उससे भी चीज़ें आप देख पाओगे। फिर आप थियरी यूज़ करो जो आपने कर रखी है। कुछ सवालों में, कुछ में तो इसी में काम चल जाता है, बाकी सवालों में थियोरेटिकल ज़्यादातर यूज़ होता है, ये जो थियरी हमने पढ़ी। और फिर कुछ सवालों में दिमाग ज़्यादा लगता है, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या फिर ट्विस्टेड क्वेश्चंस कहते हैं। एनालिसिस करना पड़ता है चीज़ों का। तो जब इन तरीकों से आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे तो कोई भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्लियर एवरीबडी। तो आज मैंने डिटेल में आपको मॉडल्स और टेंसेस को समझाया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, बेसिक उनके यूसेज बताए हैं। और आपको ये समझना होगा कि क्लास 10th में भी इन्हें यूज़ किया जाएगा, तो अच्छे से इनको फिनिश करना है। प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, उनको सॉल्व करो, देखो चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। जितने एग्जाम्पल्स करोगे, जितने एग्जाम्पल्स खुद से बनाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम इन क्लास 10th, इट विल बी बेटर फॉर यू। जितना जल्दी चीज़ें सीख जाओ उतना फ़ायदा आपका होगा। सो आई होप आज आपको मेरी ग्रामर का ये पहला लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो। टेंसेस को, मॉडल्स को लेकर जो नेगेटिविटी दिमाग में है वो दूर हुई है। आई होप सो। लॉजिक इतना ही है कि आपको चीज़ों को यूसेज समझना है, एग्जाम्पल्स देखना है। और टेंसेस में कुछ लोगों को, बच्चों को आदत होती है स्ट्रक्चर्स को रटने की, या फिर ऑलरेडी रट रखे हैं इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो रटने की ज़रूरत नहीं होती है। वो टेबल बना लो खुद से। टेंसेस के लिए क्या बना लो, टेबल बनाओ खुद से सेंटेंसेस बनाओ। हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल और एवं लग सकता है, बट यू नो व्हाट, जब ये करोगे तभी कॉन्फिडेंट फील करोगे। ज़्यादातर बच्चे क्लास 5th से टेंसेस पढ़ने के बावजूद भी 9th 10th तक भी टेंसेस में कंफर्टेबल नहीं होते। कारण यही होता है कि वे खुद से सेंटेंस नहीं बनाते, वो बस एक लिखे हुए सेंटेंस को अरे अच्छा 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 रट लेते हैं, या फिर वैसे ही कोशिश करते हैं कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। यूज पढ़ो, एग्जाम्पल देखो, फिर खुद से एग्जाम्पल बनाओ, फिर खुद से एग्जाम्पल बनाओ। जब खुद से एग्जाम्पल बनाने लगते हो तो बात बन जाएगी। वो जो टेबल मैंने प्ले के साथ आपको बनाकर दिया हुआ है, आप उसको वर्ब चूज करो, स्पीक या फिर अपनी पसंद का कोई भी वर्ब चूज करके उसका टेबल बनाओ। खुद से बनाओगे तो दिमाग में फिट हो जाएंगी चीज़ें। और मॉडल्स की बात करें तो भाई बेसिक ये टेबल जो मैंने आपको बताया यहाँ पर यूसेज वाला, वो दिमाग में फिट कर लो, वो रिवाइज करके जाना पेपर में, और सेंटेंस को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के देखो कि कहने की क्या कोशिश की जा रही है, एटीट्यूड यहाँ पर क्या है, क्या चाह रहे हैं हमसे वो। कोई जिम्मेदारी बता रहे हैं, कोई परमिशन ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, या फिर कोई कंपल्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर विल पावर दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, बस वो पढ़ के समझना है, बस और कुछ नहीं। एंड वंस यू डू दैट, आई एम श्योर माय डियर लवली स्टूडेंट्स, यू विल एक्सेल। और ग्रामर को बेटा रटने की चीज़ नहीं है, पर हाँ समझने की चीज़ है, साथ साथ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने की चीज़ है, और नेगेटिव इनको लेकर नहीं होना है। प्रैक्टिस के साथ यू विल श्योरली फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जितनी थियरी ज़रूरी है वो सारी प्रोवाइड कर दी है, तो बताओ डरने की क्या बात। सो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। प्लीज़ प्रैक्टिस शीट जो प्रोवाइड की जाएगी उसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, बाय बाय।